आपके ही काम करने से बात बनेगी। इवन इफ यू डोंट वर्क इट इज ओके, समवन एल्स विल वर्क ऑन योर बिहाफ। अब ऐसा कुछ जब होने मतलब ऐसा जब कुछ हुआ तब जाहिर सी बात है कि यार सामने वाला इंसान अंडर कंपल्शन यस बोलेगा कि सर ओके आई एम रेडी टू वर्क, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। और ऐसे में इवन इफ यू आर गेटिंग लोअर देन द मिनिमम वेजेस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, और देखिए हमारी जो गवर्नमेंट है ना मिनिमम वेजेस को फिक्स करती रहती है, जिसके लिए आप लोगों के पास मिनिमम वेजेस एक्ट भी है। तो अगर आपको फिक्स किए गए वेजेस से भी कम पैसा मिल रहा है तो बेटा ये भी फोर्स लेबर का एक नमूना है। दिस ऑल्सो कम्स अंडर फोर्स लेबर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, आर्टिकल 23 बैन करता है बेगार को, बेगार विच इज कॉल्ड फोर्स लेबर। अब शिवांगी जी एक वर्ड को यूज कर रही थी जिसको बॉन्डेड लेबर कहते हैं। क्या सर बॉन्डेड लेबर भी फोर्स लेबर जैसा ही है? क्या बॉन्डेड लेबर अलग है या ये दोनों एक ही वर्ड है, जो मतलब या ये दोनों अलग अलग वर्ड है बट मीनिंग दोनों का एक ही है? तो बेटा मैं आपको बता दूं आर्टिकल 23 पार्ट 2 नेक्स्ट कंडीशन है। ये तो आप लोगों के पास फोर्स लेबर होगी ना, फोर्स लेबर को अपन लोग यहाँ पर पॉइंट नंबर ए दे देते हैं ताकि समझ आ जाए। और यहाँ पे अब पॉइंट नंबर बी जिसको ये बैन करता है और अलग से लिखता है उसके बारे में, इट ऑल्सो डिक्लेयर्स that bonded labor is unconstitutional. That bonded labor is unconstitutional. अब ये बॉन्डेड लेबर क्या होती है यार? बॉन्डेड लेबर का मतलब ये होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने किसी से लोन लिया है, ठीक है जी, और आप उस लोन को पे नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे में क्या होता था, वो इंसान आपसे काम करवाता था और उस काम की पेमेंट नहीं देता था, वो पेमेंट एज अ इंस्टॉलमेंट आप लोगों की जमा कर ली जाती। इस तरह के काम को आप बॉन्डेड लेबर कहते हैं, जहां पर एक इंसान से काम करवाया जाता है या एक इंसान को कहा जाता है कि सर आप सर्विसेज तब तक देंगे जब तक आपका लोन और डेट जो आपने मेरे से लिया था वो रिकवर नहीं हो जाता, क्योंकि आप इस कंडीशन में नहीं है कि आप ये लोन मुझे वापस करें। सबको समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ पे बॉन्डेड लेबर और फोर्स लेबर के बीच में डिफरेंस क्या है? अब यहां पर हो सकता है कि आप मना कर दें, पर दिक्कत बताऊं क्या है, प्रॉब्लम यह है कि आपने लोन लिया है, पे तो आपको करना पड़ेगा, और अगर आप पे नहीं करते हो तो सरकार बोलती है कि ऐसे में ना आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हो, क्योंकि बॉन्डेड लेबर भी एक तरीके से फोर्स लेबर का ही टाइप है। मगर सर फोर्स लेबर के डायमेंशंस बहुत सारे हैं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा ना कि यहां पर अगर कोई इंसान आपको पैसे देकर भी काम करवा रहा है बट आपका मन नहीं है काम करने का तो फोर्स लेबर है। अगर कोई इंसान जबरदस्ती आपसे काम करवा रहा है तो वो फोर्स लेबर है। इसी के साथ अगर आपको जितना पैसा एक इंसान को मिलना चाहिए उतना भी नहीं मिल रहा है तो भी वो फोर्स लेबर है। बट बॉन्डेड लेबर के लिए मैं बोल सकता हूं कि इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स लेबर, बट इसकी डायमेंशन केवल एक ही है। आप कोई चीज पे नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है, बट इन ऑर्डर टू रिकवर दैट पर्टिकुलर थिंग अ पर्सन इज फोर्सिंग यू टू पे द सर्विसेज और अ पर्सन इज फोर्सिंग यू टू ऑफर द सर्विसेज। यहां पर खत्म हो जाता है बच्चों आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 23 को अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने 1976 में एक लॉ भी बनाया। अगर आप जानते नहीं हैं तो मैं आपको बता दूं, स्पेशली इस बॉन्डेड लेबर के लिए। और इस बॉन्डेड लेबर का एक्ट का नाम था बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट। मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए, बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976। क्योंकि पहले जमींदार ऐसे ही तो करते थे, साहूकार पहले यही तो काम करते थे। आज ये साहूकार का बस नाम बदल गया है और आज आप इन साहूकारों को बैंक बोलते हैं, काम तो दोनों का एक ही है। आज भी अगर आप बैंक को उसका लोन वापस नहीं करोगे तो बैंक क्या करेगा? बैंक आपकी जितनी प्रॉपर्टी है बैंक सबसे पहले तो उसको कन्फिस्केट कर लेगा। उसके बाद भी अगर बैंक का लोन रिकवर नहीं हुआ तो बैंक विल डिक्लेयर यू इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब आप लोगों को
दिवालिया घोषित करने से पहले की कंडीशन है ये, कि बैंक आपको डिक्लेयर करेगा कि सर ये इंसॉल्वेंट है, और जैसे इंसॉल्वेंट को डिक्लेयर करे आपको 30 दिन बीतेंगे, बैंक फिर आपको डिक्लेयर कर देगा बैंकरप्ट। और जब आप एक बार बैंकरप्ट घोषित हो गए उसके बाद आपके ऊपर कोर्ट केस चलते हैं। अब जाहिर सी बात है सर, जब मेरे पास बैंकों को देने के लिए पैसा नहीं है तो ऐसे में मैं खुद का केस कैसे लड़ूंगा, इसलिए आपको सरकारी वकील दिया जाता है। ठीक है ना, सरकारी वकील आपसे पैसा नहीं लेगा, बट प्रॉब्लम क्या है कि क्वालिटी नहीं होती है गवर्नमेंट एडवोकेट्स की। चलिए, ये है आर्टिकल नंबर 23। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 भी बहुत आसान है समझना। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर का मतलब क्या, ये बहुत आसानी से और बहुत आराम से एक चीज बोल देता है। इंडिया में चाइल्ड लेबर, लोगों को लगता है कि शायद हमारे इंडिया में चाइल्ड लेबर की उम्र 18 या उससे कम है, बट बेटा ऐसा नहीं है। इंडिया में चाइल्ड लेबर एज 14 से मानी जाती है। और हम क्या बोलते हैं कि एनीवन हु इज बिलो द एज ऑफ 14, कोई भी इंसान जो 14 साल से कम का है, एनीवन हु इज बिलो द एज ऑफ 14, उसको किसी भी हैजार्डियस इंडस्ट्री में, उसे किसी भी माइन, किसी फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट पर नहीं रखा जा सकता है। मतलब उसे किसी भी एम्प्लॉयमेंट में नहीं रखा जा सकता है विदाउट एक्सेप्शन। अब आप मुझे बताएंगे कि सर ये उम्र 14 साल क्यों है, इंटरनेशनली तो ये 18 से कम है, फिर ये उम्र यहां पर 14 साल क्यों है? मतलब अगर आर्टिकल 24 के बारे में यहां पे लिख दूं तो यहां पर एज है बिलो 14, एनी एम्प्लॉयमेंट। 14 साल से नीचे तो आपको किसी भी एम्प्लॉयमेंट में नहीं रहना है। और स्पेशली अगर माइंस का पूछा जाए ना बेटा, क्या माइंस में काम करने के लिए हमारी उम्र 14 ही है, तो बेटा माइंस के लिए हमारे पास एक अलग से एक्ट है जिसका नाम है माइंस एक्ट ऑफ 1952। क्योंकि माइंस थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक काम हो जाता है। माइंस एक्ट ऑफ 1952, इसमें बिलो 18 एज है। अगर आप बिलो 18 है तो आप प्रोहिबिटेड है। तो माइंस में काम करने के लिए तो 18 आपकी एज कम से कम होनी चाहिए। अब आपसे पूछा जाए फैक्ट्रीज में क्या ऐसा है, यार फैक्ट्री में भी ना मिनिमम एज तो 14 होनी चाहिए, बट 1952 का एक्ट है नहीं जो आपको बोलता है कि आपकी एज कम से कम 14 होनी चाहिए। हालांकि बाद में ना इस एज को बढ़ाकर 17 कर दिया गया, क्योंकि फैक्ट्रीज तो क्या कहते हैं ओवरनाइट भी काम करती है। और ऐसे में 1954 में ना एक अमेंडमेंट हुआ जिसने बोला कि अगर आपको किसी बच्चे से ओवरनाइट करवाना है तो ओवरनाइट में काम करने वाले बच्चे कम से कम 18 के होंगे। सुबह के समय आप काम करवा सकते हो कोई बच्चे से जो 14 का या उससे ऊपर का हो, मगर याद रहे कि आप जिस बच्चे से काम करवा रहे हैं जो 14 का है, वो किस फैक्ट्री में काम कर रहा है वो भी देखा जाएगा। मतलब बैंगल मेकिंग फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए सर, मतलब ऐसी फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से उस चाइल्ड के हेल्थ पर फर्क पड़े। सिंपल सी बात। इंडिया में बहुत सारी लॉ है, जैसे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल 2017, 2017 में ही अभी ये चाइल्ड लेबर जो लॉ है इसको अमेंड किया गया था। हालांकि ये जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन और रेगुलेशन एक्ट है ये कब बना था, 1986 में बना था। 1986 में ये लैंडमार्क एक्ट बनाया था हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने। और इस एक्ट ने साफ साफ बोल दिया था कि एक बच्चा वो ही, मतलब एक बच्चा कौन है। पहली बात तो इंडिया के किसी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी पार्ट में आर्टिकल में बच्चे की डेफिनेशन नहीं है ना। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है यार ये। हम लोग बात कर रहे थे आर्टिकल नंबर 24 की। जब आप आर्टिकल नंबर 24 की बात करते हैं ना बेटा, तो हमेशा याद रखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट जिसका नाम है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। इंपॉर्टेंट एक्ट क्यों है मैं आपको पहले ही बता दूं। इंडिया में अभी तक एक बच्चा कौन होता है इसकी डेफिनेशन क्लियर नहीं थी। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार डेफिनेशन क्लियर करके बोला, अ चाइल्ड विल बी डेजिग्नेटेड अ चाइल्ड
if he has not completed his or her 14th year of age। तो पहली बात इस एक्ट ने डिफाइंड हु इज चाइल्ड। तो हमारे इंडिया में अगर पूछा जाए ना बच्चा कौन होता है, तो यहां पर आप लिख सकते हो एनीवन हु हैज नॉट कंप्लीटेड his or her 14th, that person is a child। तो दिस इज आर्टिकल 40। ऐसे किसी भी बच्चे को एम्प्लॉयमेंट पे नहीं रखा जा सकता है, और ये प्रोहिबिट करता है आप लोगों का थर्ड फंडामेंटल राइट, जिस एक्ट को आप लोग बोलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इससे संबंधित कोई डाउट है किसी को? ये आप लोगों का थर्ड फंडामेंटल राइट था, ये सबको क्लियर हो गया? तो मैं आगे चलूं फोर्थ पर, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। एनीवन? सर ये 14 इयर्स की क्यों दिया गया है फैक्ट्री वगैरह में काम करने के लिए? आपने क्वेश्चन पूछा था ना, तो इसका आंसर 14 ही क्यों दिया गया है? एक मिनट रुकिएगा, चार्ज बंद कर रहा हूँ। हाँ जी बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? सर आपने पूछा था ना कि 14 इयर्स की एज क्यों दिया गया है फैक्ट्री वगैरह में हाँ काम हाँ नहीं करने का, तो वो आंसर। हाँ, आंसर इसका आप लोगों ने नहीं बताया। हाँ बिल्कुल, थैंक यू मैम याद दिलाने के लिए। बेटा ये 14 ईयर्स ही क्यों रखा गया है, अपन यहाँ लिख देते हैं। क्योंकि यार हमारे ना यहाँ पर आर्टिकल 21 पार्ट ए है जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, जिसको हम लोगों ने 86th अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा था 2002 में। और ये क्या बोलता है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल बिटवीन 6 to 14। मतलब हमारा आर्टिकल 21 पार्ट ए क्या बोलता है कि 14 साल तक तो सर आपको कंपलसरी पढ़ना ही पढ़ना है ना। और अगर हमारा फंडामेंटल राइट में ये आर्टिकल है जो कि इम्प्लीमेंटेबल है, जो कि इम्प्लीमेंट हो चुका है, ऐसे में अगर कोई 14 साल का बच्चा कहीं पर काम करेगा, मतलब अगर कोई 13 साल का बच्चा कहीं पर काम करेगा, तो इस समय तो उसको कंपलसरी लेवल पर स्कूल में होना चाहिए ना। तो ऐसे में गवर्नमेंट कैसे अलाउ कर सकती है किसी बच्चे को काम करने के लिए, जबकि सरकार तो बोल रही है कि सर हम मुफ्त में और पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे जब तक अब 14 के नहीं हो जाए। इंडिया में इसलिए ये एज अभी तक 14 है, हालांकि इसको 18 होना चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तो 18 ही बोलता है, और बाहर की कंट्रीज में बहुत जगह पर तो 18 तक एजुकेशन फ्री भी है। बट अब प्रॉब्लम यह है कि क्या हमारी कंट्री में एजुकेशन 18 तक फ्री होगी? मतलब 18 तक फ्री होने का तो मतलब ये है कि 12वीं तक बच्चा फ्री में पढ़ेगा, और शायद कुछ कुछ बच्चे तो 18 में फर्स्ट ईयर में भी पहुंच जाते हैं। क्या ऐसा कुछ इंडिया में होगा? अब ये सब चीजें यार देखने वाली बात है एक्चुअली में। जब भी एक कंट्री डेवलपिंग कंट्री होती है ना, ऐसे में एग्जाम्पल तो बहुत सारे आ जाते हैं, पर प्रॉब्लम ये होती है कि आप उसमें से किन किन चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। Not on the basis of examples that you can implement each and everything, guys, because it takes a very heavy burden on exchequer। मतलब सरकारी कोष पर एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। पॉलिसीज तो आज इंप्लीमेंट करने के लिए आप 1000 कर सकते हैं, और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की बात अगर आपको याद हो तो बार बार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट के एग्जाम्पल को लेकर हमारी सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को वार्न किया है कि सर स्टॉप गिविंग द फ्रीबीज, मुफ्त में बांटने वाली जो पॉलिसीज है ना, इसको बंद कर दीजिए प्लीज। और क्यों बंद कर दीजिए? सर इफ यू डोंट स्टॉप डिस्ट्रीब्यूटिंग थिंग्स फॉर फ्री, देन वन डे आई एम वेरी सॉरी टू से इंडिया विल बिकम अ कंट्री लाइक वेनेजुएला। वेनेजुएला क्या है सर? ये जब मैं आपको ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा ना, तब साउथ अमेरिका आप कॉन्टिनेंट देखोगे, साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट पे बिल्कुल ऊपर एक देश दिखेगा वेनेजुएला, जहां पे दुनिया की सबसे ऊंची वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल है। अगर नहीं सुना होगा तो दोबारा सुना देता हूं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शायद तब सुना हो। वेनेजुएला में दुनिया में सबसे ज्यादा तेल मिलता है, सबसे ज्यादा तेल क्रूड ऑयल अगर किसी कंट्री के पास है तो वो वेनेजुएला है। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये कंट्री के पास टेक्नोलॉजी नहीं है उस तेल को बाहर निकालने के लिए,
और ना ही कोई कंट्री इसको वो टेक्नोलॉजी देती है। आज के डेट में सबसे गरीब देशों में वेनेजुला का नाम आता है, जबकि सबसे ज्यादा तेल है इसके पास। क्यों भाई? इसकी पॉलिसी भी ना कुछ फ्री में बांटने जैसी थी। कभी फुर्सत में बात करेंगे ऐसा हुआ क्या था। बट सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को ध्यान में रखिए। दिस इज योर थर्ड फंडामेंटल राइट। अब हम चलते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ फंडामेंटल राइट गाइस आप लोगों को रिलीजन की फ्रीडम देता है इंडिया। और क्योंकि रिलीजन की फ्रीडम देता है इसलिए बेटा ये अच्छे से पढ़ना जरूरी है। मतलब ये पूरी तरीके से समझ में आना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है मेरे हिसाब से इससे एक नए क्वेश्चन आ जाए। पहली बात तो आर्टिकल 25 की बात करते हैं, क्योंकि 25 से 28 तक के 4 आर्टिकल्स इसके पास में हैं। आर्टिकल 25 क्या बोलता है? इट सेज दैट यू हैव द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब सर पहली बात तो कॉन्शियंस क्या होता है? कॉन्शियंस का मतलब होता है योर इनर वॉइस। इनर वॉइस का मतलब योर एबिलिटी टू से व्हाट इज रॉन्ग एंड राइट। व्हाट इज कॉन्शियंस? मैं यहां पर लिख देता हूं। योर एबिलिटी टू जज between right or wrong, or I can say your ability to judge what is right for you। मतलब आपकी वो एबिलिटी जिसमें आप ये जज कर पाए कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। और इंडिया में अगर आप कॉन्शियंस की बात करें बेटा, तो इंडिया में कॉन्शियंस की जो एज है वो 18 ईयर्स। जब तक आप 18 के नहीं हो जाते ना, तब तक हम मानते हैं कि भैया आप में वो बुद्धि नहीं आई है जिससे आप ये बता सको कि हाँ सर मेरे लिए ये अच्छा है। ठीक है जी। मगर जब आप ये डिसाइड कर लें कि आपके लिए क्या अच्छा है, उसके बाद गाइस यू कैन फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट वॉट एवर रिलीजन यू वांट। मतलब जब आपको ये समझ में आ जाए कि आपके लिए कौन सा रिलीजन अच्छा है, तब आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। बट क्या इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है? बेटा है। इट इज वेल अंडर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। यहां पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस प्लेस करी हुई हैं। सर किस रिगार्ड में? यहां पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को 3 आधार पर रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। पहला, पब्लिक ऑर्डर। दूसरा, मोरालिटी। एंड द थर्ड वन, पब्लिक हेल्थ। मतलब अगर आप लोगों को ना थोड़ा बहुत दिल्ली में कुछ किस्से याद हो तो आपको पता होगा, दिल्ली में एक जगह है जहांगीरपुरी। मतलब आपने बहुत बार सुना होगा इसके बारे में। और पिछले ही साल की खबर है 2022 में हनुमान जयंती में अगर मैं आप लोगों को और ये क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा आप लोगों के लिए जानना, मैं आपको ये भी बता दूं। हालांकि देखिए मैं ये सब चीजें ज्यादा कवर नहीं करता हूं, बट फिर भी क्योंकि रिलीजन पढ़ रहे हो तो बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को ये सब चीजें देखनी। और अगर आप ये सब चीजें नहीं देखोगे तो आप पहली बात सेंसिटिव नहीं हो पाओगे कि इंडिया में आखिरकार ये सब चीजें सही है, गलत है, क्या नहीं है, अपने को नहीं पता। बट अगर ये सब चीजें होती है तो दिस इज नॉट राइट। ठीक है, तो पहले तो एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं अपन लोग, उसके बाद समझा पाऊंगा कि ये है क्या। देखिए अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो तो ये खबर छपी थी, इंडिया टुडे की न्यूज है ये। और अगर आप डेट देख पा रहे होंगे तो 17 अप्रैल 2022 की खबर है, 7:37 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जहांगीरपुरी, यहाँ पे हनुमान जयंती के दिन क्लैशेस हो गए। और जब भी कभी ऐसा कुछ होता है, पहली बात ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे बाद में जाएंगे। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसी चीजें इंडिया में होती हैं। और अगर ऐसे क्लैशेस इंडिया में होंगे तो आपको सभी को पता है कि इसमें 3 चीजें दांव पर लग गई है। कौन कौन सी 3 चीजें? सर साफ साफ दिख रहा है, पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर खराब हो गया।
दूसरी चीज जो आप लोग देख पा रहे हैं वो है पब्लिक हेल्थ। हेल्थ कैसे, बहुत सारे लोग घायल हुए होंगे सर, पत्थर चले हैं ना। और तीसरी चीज अगर आप देख रहे हैं, मॉरलिटी कहाँ गई सर, कहां पर गई है मोरालिटी। और अगर आप जहांगीरपुरी इलाके की तरफ देखें तो स्टैट्स बताते हैं कि यहां पर मैक्सिमम लोग मुस्लिम है, मैक्सिमम लोग मुस्लिम है। ऐसे में इतने सेंसिटिव एरिया से पोजेशन को निकालने की अनुमति पुलिस वालों ने क्यों दी? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये बनता है। और ऐसा ना हो, ऐसा आगे जाकर ना हो, इसलिए कहा जाता है कि कभी भी अगर कोई पर्टिकुलरली रिलीजियस प्रोग्राम आप लेकर जाते हैं तो कभी भी आपको विदाउट पुलिस प्रोटेक्शन उस एरिया में नहीं जाने दिया जाता। अब विदाउट पुलिस प्रोटेक्शन उस एरिया में क्यों जाने नहीं दिया जाता, उसका एग्जांपल आप लोगों के सामने है। अगर जाने देंगे तो ये तो यार पुलिस प्रोटेक्शन के होने के बाद भी हो गया, विदाउट पुलिस प्रोटेक्शन तो पता नहीं क्या ही हो जाता। हालांकि उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने वही आदित्यनाथ योगी वाला स्टाइल को अपनाया और यहाँ पे बुलडोजर चलवाने शुरू कर दिए। हालांकि यहाँ पर टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और बुलडोजर पर स्टे लगा दिया। बट ये सब चीजें इंडिया में होती है। बट यहां पर वो उसी चीज की बात कर रहा है कि सर प्रोफेशन, प्रैक्टिस और प्रोपोगेशन आप कर सकते हो जैसे आप में अकल आ जाए या आप में वो एबिलिटी आ जाए ये समझने के लिए कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या गलत है। सबको समझ में आ रहा है बेटा? ये खबर मैंने आपको खबर भी साथ में क्यों दिखाई है, ताकि आप कनेक्ट कर पाए कि इंडिया में ये सब चीजें होती हैं, इसलिए आप लोगों को ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए, इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि प्रोफेशन कर सकते हो ना आप अपने रिलीजन का, प्रोफेशन और प्रोपोगेशन। प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस का मतलब आप उस धर्म को मान सकते हो। और अब आप लोगों को यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं पहले ही बता देता हूं, ताकि बाद में कभी अगर ऐसा कुछ पूछे ना तो उस पर आप लोग कंफ्यूज ना हो कि हमें क्या आंसर लिखना है। ठीक है क्या? देखिए, आर्टिकल 23 की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। देखिए, प्रोफेशन में मतलब अगर मैं प्रैक्टिस की बात करता हूं, प्रैक्टिस का मतलब क्या है? वो सारी चीजें जो एसेंशियल है आपके धर्म के अनुसार। मतलब अब यहां पे जो ये वर्ड लिखा है ना एसेंशियल, इसी के ऊपर आज तक इंडिया में बवाल हो रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर अब क्या हो गया जो हमें नहीं पता? जो आपको नहीं पता वो क्या हो गया मैं बता देता हूं। आज भी इंडिया में डिबेट चल रही है कि क्या मुस्लिम्स को बुर्का पहनकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाने की परमिशन है या नहीं है। क्योंकि आज भी आप कुरान में देख रहे हैं कि क्या कुरान में कहीं पर लिखा है कि बुर्का पहनना एसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं है। और अगर बुर्का पहनना एसेंशियल प्रैक्टिस है तो सर हर एक मुस्लिम विमेन बुरखे में ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जाएंगी, क्योंकि यहां पर आप अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपके धर्म में वो चीज एसेंशियल है तो सर वो आपके पास होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं सिखों की बात ले रहे, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि सर क्या सिखिज्म, मतलब अगर सिखों की बात करें तो वो अपने पास कृपान रखते हैं ना, और उसी तरीके से वो पगड़ी पहनते हैं सर पर, मतलब जिसको आप टर्बन बोलते हैं। सिख फेथ में कृपान को रखना, टर्बन पहनना एसेंशियल प्रैक्टिस में आता है। कहा जाता है कि जिन्होंने अमृत पान किया होता है उन सभी लोगों के पास कृपान होती है। तो क्या ऐसे में कृपान क्योंकि एक वेपन है, और हम पढ़ चुके हैं आर्टिकल 19 जिसमें लिखा हुआ है कि लोग राइट है लोगों के पास असेंबल होने का, मगर ऐसी असेंबली में लोगों के पास आर्म्स नहीं होनी चाहिए। तो क्या ऐसे में मैं सिखों की असेंबली पे रोक लगा दूंगा? क्वेश्चन बनता है। बट हाँ, लगाना तो चाहिए सर,
बट सर आर्टिकल 25 ये बोलता है कि अगर आपका रिलीजन बोलता है कि सर ये एसेंशियल प्रैक्टिस है, मतलब सिखिज्म बोलता है कि अगर आपने अमृत पान किया है तो ऐसे में 5K का पालन करना हर एक सिख के लिए जरूरी है। 5K में आ जाता है आपके पास 5Ks। पहले में आ जाता है कृपान, दूसरे में कंगा, तीसरे में कछेड़ा, चौथे में केश और पांचवे में कड़ा। तो कड़ा, केश, कंघा, कृपान, कछेड़ा, ये 5 चीजें हर सिख के पास होनी चाहिए जिस इंसान ने अमृत पान किया है। तो सर कृपान रखना तो एसेंशियल प्रैक्टिस है, इसलिए आर्टिकल 25 अलाउ करता है। इसलिए आप आर्टिकल 19 को कोट करके ये नहीं बोल सकते कि सर आपके कृपान एक वेपन है और वेपन के साथ असेंबली करना हम अलाउ नहीं करते। चलिए अब आर्टिकल 26 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 26 बोलता है कि आपके पास फ्रीडम है कि आप अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हैं। सर व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम इज दिस, और किस तरीके के रिलीजियस अफेयर होते हैं जिनको मैनेज करने की ये बात कर रहा है। तो चलिए आर्टिकल 26 के बारे में बात कर लेते हैं, और आर्टिकल 26 में कौन कौन सी चीजें आप लोगों के पास में है जो आप मैनेज कर सकते हैं, वो सारी चीजें एक साथ मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट, क्या आपके पास राइट है कि आप अपने रिलीजन के मैटर को अपने तरीके से मैनेज करें। अपने रिलीजियस मैटर को आप अपने तरीके से मैनेज करें। इसका मतलब समझ पा रहे हैं बेटा? कई कई बार आपके रिलीजन में ना क्वेश्चन उठता है कि क्या इस रिलीजन में ये सही है, कि क्या इस रिलीजन में ये गलत है। ये सारी चीजें आप खुद डिसाइड करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आएगा बताने, या कॉन्स्टिट्यूशन क्यों आएगा बताने, खुद सोचो ना। कॉन्स्टिट्यूशन अगर रिलीजन के बारे में बोलेगा तो ऐसे में हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर कहां बचेगा। चलिए आपके पास राइट है कि आप एक्वायर कर सकते हैं। एक्वायर मतलब खरीद सकते हैं मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल। यहां पर जो मूवेबल प्रॉपर्टी है इसमें कार आ जाता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपके पास लैंड आ सकता है। यह आपके पास सेकंड है। इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपके पास राइट है कि आप ऑफिस खोल सकते हैं अपने रिलीजन का, ताकि लोग वहां पर आकर चैरिटी दे सके। चंदा इकट्ठा करने के लिए आप एक ऑफिस भी खोल सकते हैं, ये भी सर आपका राइट है। आर्टिकल 26 ये सारी चीजों की फ्रीडम आप लोगों को खुलेआम दे देता है। इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए आर्टिकल 26 के बारे में भी पता लगा। फिर चलते हैं आर्टिकल नंबर 27 की तरफ। आर्टिकल 27 कतई इजी है, इसके बारे में बिल्कुल दिमाग पे मत लेना नोट। मैं केवल एक दो शब्दों में सिखा देता हूं क्या है। आर्टिकल 27 बोलता है कि भैया इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। और क्योंकि हमारी कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है, इसलिए हम किसी रिलीजन को बढ़ाने के लिए या किसी रिलीजन के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए सर हम कभी भी टैक्स नहीं वसूलेंगे। मतलब अगर आप किसी हिंदू टेंपल में जाएंगे तो वो हिंदू टेंपल में एंट्री का आप लोगों से ये नहीं बोलेंगे सर एंट्री टैक्स दो। मैंने बोला है एंट्री टैक्स दो, ऐसा नहीं बोलेंगे। वो ये बोल सकते हैं कि सर एंट्री चार्ज लगेगा, बट दे कैन नॉट से कि सर काइंडली पे द एंट्री टैक्स। अगर चलो आपने पूछा भी कि आप एंट्री टैक्स सर मेरे से क्यों ले रहे हैं, तो दैट पर्सन कैन नॉट से माय डियर फ्रेंड्स कि सर आप जो मुझे पैसा देंगे ना, मैं उसी पैसे से अपने रिलीजन का उत्थान करूंगा, अपने रिलीजन की उन्नति में वो पैसा लगा। सरकार ने मुझे इसकी इजाजत दी है। अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में लिखा हुआ नीचे कि आप जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं प्लीज वो मेंशन करें। आपने नीचे फॉर्म में लिखा कि सर मैं हिंदू हूं, और क्योंकि आप हिंदू हैं, जैसे ही वो फॉर्म सरकार के पास पहुंचा, सरकार ने आपके बिल पर 10% टैक्स लगा दिया और बोला आप हिंदू है सर, इसलिए आप मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध इन सब के लिए पैसा देंगे हम, क्योंकि ये सभी लोग इंडिया में माइनॉरिटी में आते हैं और इन लोगों के उत्थान के लिए आपसे पैसा लिया जाएगा। तो मतलब
गवर्नमेंट कह रहा हूं बेटा मैं, गवर्नमेंट आपसे ऐसे टैक्स वसूल नहीं करेगी जिसका उद्देश्य किसी रिलीजन को प्रमोट करना। बहुत सिंपल आर्टिकल 27। फिर 28 पर आते हैं। आर्टिकल 28 आपको बहुत साफ शब्दों में एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता है, क्या कि ये आर्टिकल परमिट करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो कि कोई रिलीजियस ग्रुप मेंटेन करता है, ताकि जैसे आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा ये खालसा विद्यालय है, ये खालसा कॉलेज है, ये सेंट स्टीफन कॉलेज है, ये क्रिश्चियन कॉलेज है, ये सेंट थॉमस है। तो आर्टिकल 28 क्या बोलता है कि सर अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसको कोई रिलीजियस ग्रुप मेंटेन करता है, तो ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपनी जगह पर लोगों को, मतलब अपने एरिया या अपनी कैपेसिटी में लोगों को एजुकेशनल ज्ञान बांट सकती है, मतलब धार्मिक निर्देश प्रसारित कर सकती है। धार्मिक निर्देश का मतलब अपने धर्म के बारे में बता सकती है। देखिए, अगर आप एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े होंगे ना, तो कॉन्वेंट स्कूल में आप लोगों ने जरूर क्रिश्चियनिटी के बारे में बाइबल जरूर पढ़ी होगी। आप लोग सुबह की असेंबली में जरूर गए होंगे, बाइबल भी पढ़ी होगी, जीसस के सामने हाथ भी जोड़े होंगे, प्रे करने का तरीका भी बताया होगा। क्यों? क्योंकि भाई वो कॉन्वेंट स्कूल एक रिलीजियस ग्रुप चला रहा था। आर्टिकल 28 क्या बोलता है कि सर मैं आपको इजाजत देता हूं बीइंग अ रिलीजियस ग्रुप, और क्योंकि आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं तो आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को डिसिमिनेट कर सकते हैं, आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को बांट सकते हैं। मगर इसी का उल्टा क्या बोला जाता है इसी आर्टिकल में, कि अगर कोई ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो पूरी तरीके से सरकारी है, ऐसी इंस्टीट्यूशन में कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाए। ठीक है, तो यहां पर मैं आप लोगों के लिए आर्टिकल 30 को एक बार लिख देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है बेटा। आर्टिकल 30 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 30 क्योंकि दो जो मैंने आप लोगों को बातें बताई हैं, दो, ये दोनों तो यहां पर अपन लिख ही देते हैं। पहला, अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसको कोई रिलीजियस ग्रुप मेंटेन कर रहा है, ऐसे में वो कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन डिलीवर कर सकती है। मगर इसी का उल्टा एक मैसेज आया मेरे पास, शिवांगी, सीबीएसई बोर्ड वी रेड बाल महाभारत बाल रामायण, इज दिस ओके बिकॉज सेंट्रल बोर्ड? नहीं बेटा, बाल रामायण बाल महाभारत में आपको धर्म नहीं पढ़ाया गया। अगर ढंग ढंग से देखेंगे, उसको पढ़ेंगे दोबारा आज की डेट में, तो आपको एथिक्स सिखाए गए थे, एथिकल चीजें पढ़ाई गई थी। उसमें ना आप लोगों को पूजा पाठ करना या धर्म के नाम पर आपको शिक्षा नहीं दी गई। बहुत सारे लोग कुरान प्रोफेट मोहम्मद के बारे में भी पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे जीसस क्राइस्ट के बारे में भी पढ़ते हैं, मतलब पूजा करना नहीं, एक एथिकल चीज कि उन्होंने क्या किया। ऐसे में आप अगर आज भी देखें ना बेटा, तो सीबीएसई बोर्ड में ना क्लास 9 के बच्चों को जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ना पड़ता है। अब मैं बोलूं जैनिज्म बुद्धिज्म तो रिलीजन है, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं यार, रिलीजन तो पढ़ाना मेरा कर्तव्य नहीं बनता। आपको भी पढ़ाऊंगा मैं इस क्लास में जैनिज्म बुद्धिज्म, क्योंकि आज की डेट में रिलीजन है। बट मैं रिलीजन नहीं पढ़ाऊं, मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि उन्होंने क्या बोला, कैसे ये रिलीजन बना, केवल जानकारी बताऊंगा, उसकी वैल्यूज बताऊंगा, एथिकल चीजें बताऊंगा। उसमें पूजा पाठ करना नहीं या दीक्षा कैसे लेते हैं ये नहीं, ये सब चीजें नहीं बता। राइट। तो अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि स्टेट रन है, जो पूरी तरीके से स्टेट रन है, इसी का उल्टा बता रहा हूं, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन
किसी भी तरीके का कोई भी रिलीजियस ज्ञान नहीं परोस सकती है आपको। तो यहां पे दोनों चीजें आप लोगों के सामने हैं कि सर अगर आपकी इंस्टीट्यूशन कोई रिलीजियस ग्रुप मेंटेन करता है, ऐसे में आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, और अगर वो स्टेट रन है तो ऐसे में आप कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। ठीक है, तो यहां पर आर्टिकल 28 साफ साफ शब्दों में एक वर्ड आपके सामने रखता है, सेक्युलरिज्म, जिसको हम हिंदी भाषा में धर्म निरपेक्षता कहते हैं। मगर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन धर्म निरपेक्षता में ही आता है। मुझे एक चीज बताना बेटा, सिखों को बोलना कि सर आप पगड़ी पहनते हो, ठीक है, मुझे आप हाँ या ना में जवाब देंगे। सिखों को बोलना कि सर आप पगड़ी पहनते हो इसलिए आप हेलमेट नहीं लगा सकते, आप पगड़ी पहनते हो इसलिए आप हेलमेट नहीं लगा सकते, इसलिए काम करते हैं, हम एक अलग से लॉ बना रहे हैं जिसमें सिखों को पगड़ी पहनने से, सॉरी, हेलमेट पहनने से उनको सिखों को हेलमेट पहनने से हम लोग फ्री कर देंगे। मतलब ऐसे सिख जो हेलमेट जो पगड़ी पहनते हैं उनको हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या ये लॉ सेक्युलरिज्म में आता है? क्योंकि हम लोगों ने तो पढ़ा है कि सर एक कंट्री सेक्युलर तभी कहलाएगी, अ कंट्री विल बी कॉल्ड सेक्युलर कब? जब स्टेट ना तो रिलीजन में कुछ बोले और ना रिलीजन स्टेट में कुछ बोले। तो क्या ये एग्जाम्पल सेक्युलरिज्म का है? शिवांगी जी, अरुणिमा जी दोनों मना कर रही हैं कि सर नहीं, ये तो नहीं लग रहा एग्जाम्पल सेक्युलरिज्म का। यही तो खास बात है बेटा, और यही डिफरेंस है इंडियन सेक्युलरिज्म और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में। ये जो मॉडल मैंने अभी आप लोगों के सामने बनाया ना, जहां पे स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा रिलीजन में, रिलीजन इंटरफेयर नहीं करेगा स्टेट में, इसी मॉडल को आप वेस्टर्न सेक्युलर मॉडल कहते हैं। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, इंडिया में भी डोंट फॉलो दिस। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है ये, जहां पे सिखों को बोला गया है कि सर आप पगड़ी ना पहने, सॉरी आप हेलमेट ना लगाएं, क्योंकि आपको पगड़ी पहननी पड़ती है। इंडिया में हम इसको फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि इंडिया में स्टेट इंटरफेयर करता है ताकि सारे रिलीजन इक्वलाइज हो सके, किसी रिलीजन को शर्म ना आए और ना ही हम शर्मिंदा करें उसे। ठीक है जी, ओ सॉरी, आर्टिकल 28 था ये। ठीक है जी, सबको समझ में आ गया? यहां पर आप लोगों की खत्म हो जाते हैं चारों की चारों आर्टिकल। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज ऑल्सो कवर्ड, ये आप लोगों का चौथा फंडामेंटल राइट था। और अब चलेंगे पांचवें और आखिरी फंडामेंटल राइट की तरफ। ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें केवल दो ही आर्टिकल 29 और 30 आते हैं। आर्टिकल 9, सॉरी, सबसे पहले आर्टिकल नंबर 29 के बारे में बात करता हूं। तो बेटा आर्टिकल 29 क्या बोलता है? आर्टिकल 29 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। इंडिया में जो माइनॉरिटीज है ना, माइनॉरिटीज मतलब इंडिया में बहुत सारी माइनॉरिटीज है, जैसे सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध मतलब बुद्ध, जैन, मुस्लिम्स, ये इंडिया में माइनॉरिटी में आते हैं। तो उनके इंटरेस्ट की भी रक्षा करनी है ना हमें। मतलब ऐसा ना हो कि इंडिया एक ऐसी कंट्री लगे जहां पर केवल मेजॉरिटी की बात सुनी जाए और माइनॉरिटी को दबा दिया जाए। दिस ऑल्सो शुड नॉट हैपन। और सर एक ऐसी कंट्री भी नहीं होनी चाहिए जहां पर माइनॉरिटी को इतनी तवज्जो दी जाए कि मेजॉरिटी पावरलेस हो जाए। तो मतलब माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों में एक बैलेंस बना के रखना था इंडिया में। ऐसे में जरूरी था कि माइनॉरिटी भी डिसीजन मेकिंग में हो, मेजॉरिटी भी डिसीजन मेकिंग में हो, और दोनों के बीच में एक संतुलन बना रहे। ना मेजॉरिटी माइनॉरिटी को दबाए और ना माइनॉरिटी मेजॉरिटी को डोमिनेंट होकर दिखाए। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट।
ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि माइनॉरिटी के इंटरेस्ट की रक्षा करें। मतलब माइनॉरिटी को क्या चाहिए होता है, हम लोगों ने सबसे पहले वो देखा। और आर्टिकल 29 बोलता है कि सर माइनॉरिटीज हैव द राइट टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। व्हाट आर द इंटरेस्ट? इंटरेस्ट यहाँ पे 3 तरह के होते हैं। हर एक माइनॉरिटी को डर होता है कि उनकी लैंग्वेज, उनकी स्क्रिप्ट और उनका कल्चर, ये सबके सामने होना चाहिए। हर माइनॉरिटी को डर होता है कि ये 3 चीजें उनकी बची रहनी चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन उनकी लैंग्वेज, उनकी स्क्रिप्ट, उनके कल्चर को याद रखे। वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहना चाहिए। और इसलिए आर्टिकल 29 क्या बोलता है कि हर एक माइनॉरिटी के पास ये राइट है कि वो अपने डिस्टिंक्ट कल्चर, लैंग्वेज या स्क्रिप्ट को बचा के रख सकता है। आपके पास राइट टू कंजर्व है, और राइट टू कंजर्व कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट का राइट आर्टिकल 29 देता है। ठीक है जी। अब बात यह आती है कि सर कैसे करें आर्टिकल, मतलब किस तरीके से प्रिजर्व करें। हमारे पास राइट टू कंजर्व है, मैं यहां पे लिख देता हूं। हमारे पास राइट टू कंजर्व लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर है, बट हाउ? और उसका आंसर भी इसी आर्टिकल में दे दिया, बाय एस्टेब्लिशिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इससे डरने की जरूरत नहीं है। आप उपाय पूछ रहे थे, मैं उपाय भी आपको साथ में लिख के दे रहा हूं। आपके पास राइट टू कंजर्व तो है, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर को बचा सकते हैं आप। कैसे बचा सकते हैं? आर्टिकल 29 बोलता है सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल लो, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो तीनों के बारे में। चलिए इंडिया में खुले भी, जैसे कि हमारे पास मदरसे हैं, है ना, यहाँ पर अपना मिशनरी स्कूल है, सब आर्टिकल 29 कवर करता है। और फिर आता है आर्टिकल 30 कि सर अगर आप स्कूल खोलने की सोच ही रहे हैं तो ये बिल्कुल दिमाग में मत रखना कि आप केवल अपने ही बच्चों को एडमिशन देंगे। मतलब एक एक जैन या एक जो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल है, वो ये नहीं बोल सकता कि मैं केवल और केवल क्रिश्चियंस को ही एडमिशन दूंगा, मैं किसी और को पढ़ाऊंगा ही नहीं। ऐसा होता है क्या? आर्टिकल 30 बोलता है नहीं सर, ये नहीं करेंगे आप। मतलब क्या? आप किसी भी इंसान को धर्म या लैंग्वेज के बेस पर, मतलब किसी भी इंसान को धर्म या लैंग्वेज के बेस पर अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन से मना नहीं करें। मतलब दोबारा सुन लीजिए, यू विल नॉट रिस्ट्रिक्ट एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। और इसलिए आर्टिकल 30 को चार्टर ऑफ एजुकेशनल राइट्स भी कहा जाता है। आर्टिकल 21 ए को नहीं बोलते हैं, आर्टिकल 30 को बोलते हैं। दोबारा सुन लीजिए क्यों बोलते हैं, मैं यहां पर आप लोगों के लिए लिखूंगा भी। कि आप एडमिशन रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। किस बेसिस पर? रिलीजन या लैंग्वेज के बेसिस पर आप एडमिशन रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। इसलिए इसको चार्टर ऑफ एजुकेशनल राइट्स कहा जाता है। इस आर्टिकल को आप चार्टर ऑफ एजुकेशनल राइट्स कहते हैं, क्योंकि यह आर्टिकल केवल रिलीजन और लैंग्वेज के बेस पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा। ये नहीं बोलेगा कि सर आप मेरा रिलीजन फॉलो नहीं करते हैं तो आई एम वेरी सॉरी,
आप नहीं आ सकते हैं। और बच्चों इसी के साथ ये तीनों फंडामेंटल राइट भी होते हैं कंप्लीट। अब बचा है केवल एक फंडामेंटल राइट, जिसके होने का इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि कहा जाता है कि अगर आर्टिकल 32 ना हो या एक लास्ट फंडामेंटल राइट जो रह गया है हमारा ये ना हो, तो अभी तक आप जितना पढ़कर आए हो ना मेरे साथ, ये सब होना या ना होना एक ही बात हो जाए। मतलब इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास एक लास्ट फंडामेंटल राइट नहीं है तो ऐसे में बाकियों की भी कोई वैल्यू नहीं। इसी के साथ आज का सेशन होता है खत्म। नेक्स्ट सेशन विल बी द लास्ट सेशन फॉर फंडामेंटल राइट्स, और कोशिश करेंगे हम लोग कि फंडामेंटल राइट्स को पूरा कर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, जिसको आप लोग फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में ही कवर करूं। फंडामेंटल ड्यूटीज को कवर करने के बाद जो एक टॉपिक हमारा छूट गया है, फंडामेंटल राइट से पहले होना चाहिए था, सिटीजनशिप, इसको पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।